हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 की पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जितने चैप्टर हमारे रह गए थे टोटल, ये जो क्लास 7 का पुराना एनसीईआरटी है उसमें मध्यकालीन की घटनाएं हैं और मध्यकालीन में पूरे 9 चैप्टर हैं, जिसमें कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 5 चैप्टर को कवर कर दिया हुआ है। बचे जो 4 चैप्टर हैं उन्हें हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। मुगल और यूरोप वासियों का भारत में आगमन हुआ, इससे संबंधित हम लोगों ने पूरे घटनाओं को पढ़ा हुआ है क्लास 7 की पुरानी एनसीईआरटी में। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, या फिर बन जाएंगे आगे, वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं। और उसके बाद 7वां चैप्टर आपके पास अकबर का आएगा। उसके बाद 8वें चैप्टर में हम लोग वैभव विलास का युग पढ़ेंगे। फिर 9वें चैप्टर में मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे हम लोग इसमें। चलिए शुरू करते हैं। ये जो 6ठा चैप्टर है वो है मुगलों और यूरोप वासियों का भारत में आगमन। प्रश्न बनता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन थे? सैयद बंधु जो दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे वो थे, लोधी सरदार और राजपूत शासक राणा सांगा थे, पंजाब प्रांत के निवासी जो कि अपनी जाति के प्रति हुए व्यवहार से असंतुष्ट थे, या फिर विजयनगर शासक कृष्णदेव राय थे। तो इसको ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। आंसर होगा लोधी सरदार और राजपूत शासक राणा सांगा। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने वालों में लोधी सुल्तान से असंतुष्ट लोधी सरदार और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा थे। मुगलों के उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के पूर्व दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों में लोधी वंश अंतिम था। लोधी सुल्तानों से छुटकारा पाने के लिए लोधी सरदारों ने काबुल शासक बाबर के साथ में मिलकर के षड्यंत्र किया और उससे सहायता मांगी। बाबर तैमूर का उत्तराधिकारी था। लोधी सुल्तानों के विरुद्ध बाबर को राणा सांगा ने सहायता दिया था। तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में लोधी सुल्तान को हराया था? किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। किस युद्ध में हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। उसने पंजाब, दिल्ली और बिहार तक गंगा के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया था। बाबर ने अफगान सरदारों और मेवाड़ शासक राणा सांगा को भी पराजित किया था खानवा के युद्ध में। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, भारत में बाबर की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? बताइए। उसकी कुशल व प्रशिक्षित घुड़सवार सेना, युद्ध में तोपखाने का प्रयोग, असंगठित अफगान शक्ति। तो इनमें से सही क्या है? तो भारत में बाबर की सफलता के ये तीनों ही कारण थे। एक तो उसके पास कुशल सेना थी, घुड़सवार थे। बाबर जो है वो मध्य एशिया से अपने साथ में एक तोपखाना लेकर के आया था, जो कि भारत की सेना के लिए ये नई चीज़ थी। ये तोपखाना उसकी विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण था। बाबर के पास में एक कुशल प्रशिक्षित घुड़सवार सेना थी। उसने अपनी सेना के सैनिकों को इस प्रकार से खड़ा किया कि वे एक युद्ध क्षेत्र से दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर आसानी से पहुंचा जा सके। वास्तव में वो एक कुशल सेनाध्यक्ष था। इस समय अफगानों की आपसी फूट भी बाबर की सफलता का प्रमुख कारण था। तो ये सभी जो थे ऑप्शन वो सारे ही सही हैं। अगला प्रश्न है, बाबर के संबंध में कथनों पर विचार करिए। जो ये कथन दिए गए हैं इसको पॉज करिए और सारे कथन पढ़िए और बताइए कि इनमें से सही कौन सा है। बाबर फारसी भाषा का एक अच्छा कवि था। बाबर पोलो खेलने में अत्यधिक रुचि रखता था और बाबर प्रकृति प्रेमी था। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। फारसी भाषा का एक अच्छा कवि था, ये गलत है। बाकी ये दोनों ही ऑप्शन सही है। बाबर फारसी भाषा का नहीं था बल्कि तुर्की भाषा का भी उच्च कोटि का कवि और लेखक था। बाबर फारसी भाषा का ही नहीं बल्कि तुर्की भाषा का भी उच्च कोटि का कवि और लेखक था। बाबर जो था वो पोलो खेलने में बहुत रुचि रखता था। उस समय ये खेल सरदारों में बड़ा लोकप्रिय रहता था।
बाबर प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत प्रभावित होता था। पर्वतों, वृक्षों, फूलों और पशुओं के सौंदर्य को देख करके वो मुग्ध हो जाता था। तो इसी कारण जहाँ कहीं भी वो रहा वहाँ उसने सुंदर बाग बगीचे लगवाए थे। अगला है, मुगल बादशाह हुमायूं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, प्रारंभ में हुमायूं को अफगान सरदार, गुजरात के शासक और पूर्वीय भारत के राज्यों से संघर्ष करना पड़ा। दूसरा है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर उसे देश से बाहर भागने पर विवश किया। और तीसरा है, अपने प्रवासन के दौरान अमरकोट में हुमायूं की पत्नी ने अकबर को जन्म दिया। तो बताइए कि हुमायूं के संबंध में इनमें से कौन कौन सा सही है। आपका जवाब होना चाहिए कि ये तीनों ही बिल्कुल सही है हुमायूं के संबंध में। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। हालांकि हुमायूं को आरंभ से ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अफगान सरदार अब भी मुगलों को भारत से निकाल देना चाहते थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह भी दिल्ली पर आक्रमण करने की ताक में था। पूर्वी भारत में इस समय एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली अफगान सरदार शासन कर रहा था, जो कि दिल्ली को जीत करके अपने को सुल्तान घोषित करना चाहता था। वो था शेर शाह। कौन था? शेर शाह। शेर शाह ने हुमायूं के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी और दोनों में ही हुमायूं को पराजय किया। इसलिए बाबर का विजय किया हुआ राज्य हुमायूं के हाथ से निकल गया। हुमायूं सिंध और राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता फिरा। इसी समय जब वो अमरकोट में था और उसकी पत्नी हमीरा बानो बेगम द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बाद में अकबर कहलाया। अंत में हुमायूं सिंध छोड़ करके फारस चला गया। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या नाम था? फरीद था। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। बाद में एक शेर को मार डालने के बाद उसका नाम शेर खां पड़ा। वो एक सरदार का पुत्र था जिसकी एक छोटी जागीर जौनपुर के पास में थी। हुमायूं को पराजित करने के बाद वो भारत का बादशाह बना। क्या नाम था? फरीद। ध्यान रखिएगा। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में शामिल था। ये 4 पढ़िए और बताइए कि कौन कौन शामिल था शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। सुधारों की बात करें तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार और सैनिक सुधार, ये चारों ही शामिल थे उसके। शासक बनने के बाद शेर शाह सूरी ने अनेक सुधार किए, जिनमें कि राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक और करेंसी प्रणाली में सुधार सर्वप्रमुख थे। राजस्व सुधार के अंतर्गत उसने अपने राज्य की सारी भूमि का नए ढंग से बंदोबस्त किया। अलाउद्दीन के शासनकाल की भांति उसने भूमि का नाप कराकर लगान निश्चित किया। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन देने पर जोर दिया। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने क्या किया? अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन देने पर जोर दिया। आवागमन के लिए उसने सड़कों का निर्माण व मरम्मत कराई। सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाएं और कुएं खुदवाएं। रास्ते में थके हुए यात्रियों के विश्राम के लिए सराएं बनवाई। सैनिक सुधार, इसमें क्या था? सैनिक सुधार के अंतर्गत उसने अपने सेना को संगठित किया और अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाया। और करेंसी प्रणाली के बारे में अगर आप जानते होंगे तो इसके अंतर्गत उसने एक नए सिक्के रुपए का चलन आरंभ किया, जो कि आज तक प्रचलित है। ठीक है, तो ये सारे ही सुधार सर्वप्रमुख थे। कौन कौन से सुधार? ध्यान रखिएगा। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट, शेर शाह के द्वारा बनवाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 स्थानों को जोड़ती है? बताइए। पेशावर से कोलकाता को जोड़ती है। किसको किसको? शेर शाह के द्वारा बनवाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड पेशावर से कोलकाता को जोड़ती है। और इसके अलावा शेर शाह ने उत्तरी भारत से बंगाल तक मौर्यों के द्वारा बनवाई गई सड़क की फिर से मरम्मत कराई। सड़कों के द्वारा दिल्ली को बुरहानपुर और जौनपुर से जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन पढ़िए दोनों।
कालिंजर किले के घेरे के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई। दूसरा है हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिर कर के हुई थी। तो बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है। तो सही तो सिर्फ पहला है कि कालिंजर किले के घेरे के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी ये गलत है, बल्कि हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर। ठीक है, चलिए इसके बारे में विशेष जानकारी पढ़ लेते हैं हम लोग। हुमायूं की मृत्यु पोलो खेलते हुए नहीं बल्कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर के हुई थी। 1545 में कालिंजर के घेरे में शेरशाह सूरी के चेहरे के सामने एक बंदूक फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। अन्य स्रोतों के अनुसार बारूद का ढेर फट जाने से उनकी मृत्यु हुई थी। शेरशाह की मृत्यु के बाद 1555 में पंजाब को जीत करके हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया और इस प्रकार फिर से भारत में मुगलों के साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करिए। दक्षिण में बहमनी राज्य से संबंधित, पहला है 15वीं शताब्दी में बहमनी दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य था। दूसरा है बहमनी का प्रधानमंत्री महमूद गवा फारस का एक व्यापारी था। तीसरा है महमूद गवा से विजयनगर शासकों ने गोवा को छीन लिया। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है। सही की बात करी जाए तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, क्यों गलत है। महमूद गवा से विजयनगर शासकों ने गोवा छीन लिया। 15वीं शताब्दी में बहमनी राज्य की बड़ी उन्नति हुई। अंशतः इसका श्रेय बुद्धिमान मंत्री महमूद गवा को दिया जाता है। 1453 में फारस का एक व्यापारी महमूद गवा भारत आया और धीरे धीरे उन्नति करके वो बहमनी राज्य का प्रधानमंत्री बन गया। अब तीसरे कथन पे हम लोग बात करें तो महमूद गवा ने विजयनगर से गोवा जीत लिया, जिससे अब वहाँ के व्यापार का सारा धन बहमनी राज्य को प्राप्त हो गया था। किस राज्य को। बहमनी राज्य को प्राप्त होने लगा था, ना कि महमूद गवा ने विजयनगर शासकों से गोवा छीन लिया। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य से विभाजित 5 नए राज्य में असंगत बताइए। बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। इसमें से असंगत कौन सा आपको समझ में आ रही है। बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, कोई भी इसमें से असंगत नहीं है। बहमनी अपने उत्तरावर्ती काल में 5 नए राज्यों में विभाजित हो गया। ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार के राज्य थे। बाद में अहमदनगर ने बरार को और बीजापुर ने बीदर को विजय कर लिया। इस प्रकार अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के केवल 3 राज्य ही रह गए। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन है आपके पास, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा राज्य पर विजय प्राप्त की। दूसरा है, राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए बांधों और नहरों का निर्माण कराया। तीसरा है, कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में अमुक्त माल्यदा नामक काव्य की रचना की। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। तो आपका जवाब होगा कि पहला और दूसरा सही है। आइए समझते हैं इसको। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब के साथ में उड़ीसा राज्य पर आक्रमण करके सफलता प्राप्त की। राज्य में कृषि की उन्नति के लिए उसने विस्तृत सिंचाई योजनाएं बनाई। उसने बड़े बांध व नहरें बनवाने का आदेश दिया। अब तीसरे कथन को हम समझते हैं। तीसरे कथन में हमने क्या कहा, समझा कि कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में अमुक्त माल्यदा नामक काव्य की रचना की थी। तो कृष्णदेव राय संस्कृत और तेलुगु का अच्छा विद्वान था। उसने तेलुगु में एक लंबे काव्य अमुक्त माल्यदा की रचना की, जिसमें उसने ये बतलाया कि राज्य को किस प्रकार से राज्य पर शासन करना चाहिए। तो ये आपका इसलिए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर के विरुद्ध तालीकोट के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बना करके आक्रमण किया था। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या फिर बहमनी राज्य। आंसर होगा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। कौन कौन। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर।
1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ विजयनगर राज्य का पतन आरंभ हो गया। दक्षिण भारत के उत्तरी क्षेत्र के 3 राज्य अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर विजयनगर पर आक्रमण करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये अवसर आया 1565 में, जब इन राज्यों ने मिलकर के तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर को पराजित किया। हालांकि जल्द ही दक्षिण भारत में मुगलों के आधिपत्य से ये राज्य भी नष्ट हो गए। अब आगे बताइए कि वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत कब पहुंचा था। कभी कभी इजी क्वेश्चन को भी फेस कर लिया करिए। 1498 में ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिससे खुश हो जाते हैं इंसान और बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर आगे क्वेश्चन करने के लिए एक अलग सा उत्साह जागृत हो जाती है। तो बस इसलिए बीच में थोड़े से इजी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। वो अफ्रीका की दक्षिण नौक आशा अंतरीप यानी जिसे कि केप ऑफ गुड होप कहते हैं, इसका चक्कर काट करके 1498 में भारत में कालीकट तट पे पहुंचा। हालांकि वास्को डी गामा से पहले एक अन्य पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज 1488 में अफ्रीका की दक्षिण नोक आशा अंतरीप तक पहुंचा था। ठीक है, निम्न युग्मों पर विचार करिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ये विदेशी यात्री है, उनसे संबंधित देश है। मार्को पोलो किस देश से संबंधित है? वेनिस से। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। निकितन रूस से था। तो आपका जवाब होगा कि ये तीनों ही बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो दक्षिण से भारत आया था। निकितन रूस से आया था और अपने दक्षिण भारत की यात्रा की। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। बाद में इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, हॉलैंड और स्पेन से जहाज भारत आए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? तो मैंने कहा कि कभी कभी इजी क्वेश्चन को भी फेस कर लिया करिए। कोलंबस ने किया। किसने? कोलंबस ने। स्पेन यात्री कोलंबस सर्वप्रथम 1492 में अमेरिका द्वीप पर पहुंचा था। हालांकि अभी अमेरिकी महाद्वीप की जानकारी ना होने के कारण उसने उसको भारत का ही भाग समझ करके वेस्ट इंडीज़ कहा। कुछ समय बाद 1497 में अमेरिगो वेस्पुकी ने भी अमेरिका की यात्रा की। अब तक उस समय के भूगोलवेत्ता ये जान गए थे कि वो अमेरिका महाद्वीप था, एशिया नहीं, तो इसलिए उसका नामकरण अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर अमेरिका हो गया। बाद में 1519 में जब मैगेलन ने संसार के चारों ओर समुद्री यात्रा की तो अमेरिका महाद्वीप का अस्तित्व सिद्ध हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय नाविक अपनी यात्रा के दौरान दिशा सूचक के लिए किन यंत्रों का उपयोग करते थे? दिशा सूचक के लिए बताइए। क्वाड्रांट का करते थे, वेध यंत्र का करते थे या फिर मैनेट्स कंपास का करते थे? तो आपका जवाब होगा कि इन तीनों का ही करते थे। ठीक है। पुनर्जागरण के बाद विभिन्न वैज्ञानिक खोज से यूरोपीय यात्री अपनी समुद्री यात्राओं में भी नए यंत्रों और विधियों का प्रयोग करने लगे थे। वेध यंत्र और क्वाड्रांट, जिसे कि चतुर्थांश कहते हैं, इसकी सहायता से किसी निश्चित स्थान से देशांतर की माप की जाती थी। किसी भी निश्चित स्थान से देशांतर की माप की जाती थी। वहीं मैनेट्स कंपास यानी कुतुबनुमा के आविष्कार के बाद समुद्र में खो जाने का भय और कम हो गया। ठीक है। 7वां चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अकबर के बारे में। तो आइए अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे कि हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर का सबसे पहला संघर्ष हेमू से हुआ था। अफगान राजाओं में से एक का सेनापति था। अकबर की तरफ से उसके संरक्षक बैरम खान ने सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में हेमू की पराजय हुई थी और दिल्ली और आगरा मुगलों को पुनः प्राप्त हो गया था। ध्यातव्य है कि 1556 में पिता की मृत्यु के बाद जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया तब वो केवल 13 वर्ष का था। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अकबर की राजपूत नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या था उसकी राजपूत नीति? अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने अपने प्रशासन में राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? आप कहेंगे कि दोनों सही है ना।
अकबर ने राजपूत शासकों से मित्रता का संबंध स्थापित किया। उसने अनेक राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए। उसने राजपूतों के साथ में संधि और मित्रता स्थापित की। उसने अपने प्रशासन में राजपूतों को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। उसके कुछ महत्वपूर्ण और स्वामी भक्त अधिकारी राजा मान सिंह जैसे राजपूत भी थे। उसको राणा प्रताप जैसे उन राजपूत राजाओं के साथ युद्ध करने पड़े जो उसका विरोध करते थे। अकबर की विजय यानी जो उसका युद्ध अभियान था उससे संबंधित ये जो कथन दिए हैं तीनों, क्या वो सही हैं? तो पॉज करके इसको पढ़िए और बताइए। गुजरात विजय उत्तर भारत की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण था क्या? अकबर ने अपने विजय अभियान के दौरान संपूर्ण भारत में अभियान किया था, जिसमें कि उत्तर भारत में गुजरात की विजय उसके महत्वपूर्ण विजयों में से एक थी। तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा है कि अकबर ने मध्य भारत और अफ़गानिस्तान में कंधार को जीत लिया था। तो गुजरात विजय से अरब और यूरोप से होने वाले व्यापार का लाभ जो था वो अब मुग़लों को मिलने लगा था। बंगाल विजय से दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के व्यापारी अब मुग़लों से व्यापार करने लगे थे और बंगाल के व्यापारी जो थे वो मसालों के बदले कपड़े लेते थे। दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चला था। तो दक्षिण भारत अभियान के तहत अकबर ने अहमदनगर राज्य के विरुद्ध अभियान शुरू किया था। और तो ये वाला भी सही है आपका, ठीक है। अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत और अफ़गानिस्तान में कंधार को जीत लिया था। ये दूसरा कथन भी सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। तो आपका जवाब होना चाहिए ये तीनों ही सही है। अकबर ने अपने विजय अभियानों के दौरान पूरे भारत में अभियान किया था। उत्तर भारत में उसकी विजय जो था उसका महत्वपूर्ण विजयों में से एक था। गुजरात विजय से अरब और यूरोप में होने वाले व्यापार का लाभ अब मुग़लों को मिलने लगा था। बंगाल विजय से दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के व्यापारी अब मुग़लों से व्यापार करने लगे थे। बंगाल के व्यापारी मसालों के बदले में कपड़े लेते थे। 1595 तक अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत और अफ़गानिस्तान में कंधार को जीत लिया था। और तीसरा जो आपका स्टेटमेंट आपसे कह रहा था कि दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चला था। तो दक्षिण भारतीय अभियान के तहत अकबर ने अहमदनगर राज्य के विरुद्ध अभियान शुरू किया था और ये घेरा 8 साल तक चला था, क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने मुग़लों का विरोध करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। और अंत में मुग़लों ने खानदेश, बरार और अहमदनगर के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये उनके क्या कार्य हुआ करते थे। बख्शी का कार्य होता था सेना का प्रबंधन करना। काजी क्या होता था? प्रमुख न्यायाधीश होता था। कोतवाल जो होता था वो नगर प्रशासन की देखरेख करता था। तो ठीक है, नगर प्रशासन की देख में था। तो ये तीनों ही एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब अकबर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के सहारे शासन व्यवस्था चलाता था। इन अफसरों में सबसे महत्वपूर्ण वजीर और बख्शी होते थे। वजीर लगान वसूलने के प्रबंध की और बख्शी सेना के प्रबंध की देखभाल करता था। खानसामा बादशाह के घरेलू प्रबंध की देखभाल करता था। न्यायाधीशों में सबसे ऊंचा स्थान प्रमुख काजी का था। कोतवाल नगर का प्रशासन देखता था। अपराधियों को पकड़ने का उत्तरदायित्व कोतवाल पर था। वो व्यापारियों के द्वारा नापतौल में प्रयोग किए जाने वाले बांटों की भी देखरेख करता था, ठीक है। अब बताइए कि मुग़ल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उसका सही क्रम आप इसमें बताइए कि चारों में से सही क्रम क्या था जो कि मुग़ल साम्राज्य में ये इकाइयाँ बटी हुई थी। सूबा, सरकार, परगना, गांव। मुग़ल साम्राज्य में कई इकाइयों में मुग़ल साम्राज्य बटा हुआ था, जिसमें साम्राज्य जो था वो बहुत से सूबों में या प्रांतों में बटा हुआ था। सूबे से क्या होता था? सूबा बहुत से सरकार में होता था, सरकार बहुत से परगनों में होता था और परगना बहुत से गांवों में बटे हुए थे। तो इस तरीके से ये बटा हुआ था। मुग़ल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था। इनमें साम्राज्य बहुत से सूबों में या प्रांतों में बटे हुए थे। सूबा बहुत से सरकारों में बटे थे, सरकार बहुत से परगनों में बटे थे और परगना बहुत से गांवों में बटे हुए थे।
अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य 15 सूबों में विभाजित था। सूबे में सूबेदार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। अकबर काल में साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ये 3 कथन दिए हुए हैं। भूमि का लगान और व्यापार का धन प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। भूमि का लगान और व्यापार कर धन प्राप्ति के प्रमुख साधन थे। राजा टोडरमल ने लगान की एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। समुद्र पार व्यापार की मुगल काल में बड़ी उन्नति हुई। तो बताइए इन तीनों में से कौन कौन सा सही आपका जवाब होगा कि ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। तो समझते हैं हम लोग। मुगल राज्य को 2 साधनों से धन प्राप्त होता था। एक साधन था भूमि का लगान और दूसरा व्यापार कर। व्यापार पे कर जो लगता था। हालांकि लगान से कर व्यापार के कर की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता था। राजा टोडरमल ने अपने साम्राज्य के आदेश से लगान वसूल करने की एक नई स्थायी व्यवस्था को स्वरूप प्रदान किया था, जो था आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त जिसको कहा जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल करके उस औसत का 1/3 राजस्व के रूप में वसूला जाता था। समुद्र पार व्यापार की भी मुगल काल में बड़ी उन्नति हुई थी। कुछ व्यापारी देश की सीमा को पार करके अपना सामान मध्य एशिया, फारस और रूस तक ले जाते थे। भारत के समुद्र तट पर बहुत बड़े बड़े बंदरगाह थे। भारत के व्यापारी कपड़े, नील, शोरा और मसाले दूसरे देशों को भेजते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबार से संबंधित थे? तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी और तुलसीदास। कौन कौन संबंधित थे अकबर के दरबार से? तो आपका जवाब होगा कि ये तानसेन, अबुल फजल और फैज़ी, ये तीनों ही अकबर के दरबार से संबंधित थे। तुलसीदास नहीं थे। अकबर के दरबार से संगीतकार तानसेन और प्रसिद्ध साहित्यकार अबुल फजल और फैज़ी संबंधित थे। तुलसीदास जो थे ये रामचरितमानस के रचयिता हैं, जो कि अकबर के समकालीन थे। उनका मुगल दरबार से कोई संबंध नहीं था। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में रह कर के अकबरनामा, अकबर का जीवन चरित्र इसमें लिखा हुआ है, इस नाम की पुस्तक की रचना की थी। आईने अकबरी इसी पुस्तक का एक भाग है। इसी काल में संपूर्ण महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया और अबुल फजल ने इन अनुवादों की भूमिका लिखी थी। फैज़ी मुगल दरबार का राजकवि था। वो फारसी भाषा में कविता लिखता था। मुगल साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। तानसेन मुगल दरबार का प्रमुख संगीतकार था। इन्होंने अनेक रागों की गायन शैली में नवीनता का समावेश करके भारतीय संगीत को समृद्ध किया है। राग दरबारी इन रागों में बहुत लोकप्रिय था। बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला शैली से संबंधित कथनों पर विचार करिए। सारे कथन पढ़िए। मुगल चित्रकला में लघु चित्रकला प्रमुख शैली थी। चित्रकला में प्रयोग होने वाले रंग भारतीय और चित्र शैली भारत और फारसी चित्रकला का सम्मिश्रण था। तो बताइए कि ये दोनों मुगल चित्रकला शैली से संबंधित हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, दोनों ही संबंधित हैं। ठीक है। मुगल दरबार में चित्रकार पुस्तकालय और पुस्तकों को सजाने के लिए छोटे आकार के चित्र यानी लघु चित्र बनाते थे। ये चित्रकार भारत और फारस की मिश्रित शैली में चित्र रचना करते थे। वे जिन रंगों का प्रयोग करते थे वो विशेषतः भारतीय थे। इस समय चित्रकारी के द्वारा लोक कथाओं के दृश्यों का भी चित्रण किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अकबर काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। किससे संबंधित? अकबर काल से संबंधित। भारत में अभी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। दूसरा है कि इस समय कागज़ का प्रयोग होने लगा था। तो बताइए कि क्या दोनों संबंधित है अकबर काल से? तो आप कहेंगे कि हाँ, दोनों ही संबंधित है। क्यों संबंधित है? इस समय भारत में पुस्तकें हाथ से ही लिखी जाती थी उस टाइम पे। वैसे तो चीन और यूरोप में छापने का आविष्कार हो चुका था, किया जा चुका था चीन और यूरोप में, और उसका प्रयोग भी किया जाता था।
अब पुस्तकें ताड़ के पत्तों या वृक्षों की छाल पर नहीं लिखी जाती थी, बल्कि कागज़ पर लिखी जाती थी। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था और पश्चिम एशिया में उसका निर्यात होता था। 14वीं शताब्दी तक भारतीय व्यापारी भी कागज़ का आयात करने लगे थे और बाद में वो भारत में भी बनाया जाने लगा। फ़ारसी की पुस्तकें नास्तालिक जैसे विभिन्न प्रकार की सुंदर फ़ारसी लिपियों में लिखी जाती थी। हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों के लिखने में सामान्यतः देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इमारत है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें आपको इसको मैच करनी है। इबादत खाना, इसमें से बताना है कि सही कौन सा, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है। इबादत खाना धार्मिक सिद्धांतों का विचार विमर्श था? नहीं। इबादत खाना गलत है। दूसरा है कि दीवाने आम, हाँ, अकबर का दरबार होता था जिसको दीवाने आम कहते थे। दीवाने खास होता था सामान्य प्रजा से मिलने का स्थान। तो ये इन दोनों संबंधित है, पहला संबंधित नहीं है, केवल दूसरा और तीसरा संबंधित है। नहीं, हाँ, दूसरा तीसरा संबंधित है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, बार बार मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। कौन सा नहीं है, तो पहला संबंधित विशेषता इसकी नहीं मैच कर रही है। दीवाने आम में अकबर की अपनी सामान्य प्रजा के सामने उपस्थित होता था अकबर, जहाँ पर हर एक व्यक्ति जो था वो उससे मिल सकता था। कहाँ पे? दीवाने आम में। दीवाने खास सम्राट का राजमहल होता था, जहाँ वो अपने अधिकारियों से राज्य व्यवस्था पर विचार विमर्श करता था। वो अपने राजमहल के झरोखे पर भी आता था, जिसके नीचे से सामान्य जनता उसका दर्शन कर सकती थी। अब जानिए कि इबादत खाना। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी की एक इमारत थी, जहाँ पे अकबर विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया करता था, ना कि धार्मिक सिद्धांतों पर विचार विमर्श होता था। इबादत खाने में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म के आचार्य आए थे। बाद में हिंदू, फारसी, जैन और ईसाइयों को भी सम्राट ने विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो जो सुमेलित नहीं है वो है इबादत खाना। अगला प्रश्न है कि मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। मुगल शैली के बने सभी मकबरों में एक फाटक और एक बाग होता था। फतेहपुर सिकरी की वास्तुकला पूर्णतः भारतीय शैली का उदाहरण है। तो बताइए सही कौन सा है? सही इसमें से केवल पहला वाला है कि मुगल शैली के बने सभी मकबरों में एक फाटक होता था और एक बाग होता था। फतेहपुर सिकरी की वास्तुकला में फारस, मध्य एशिया और भारत की विभिन्न शैलियों का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिला है। ठीक है, भारतीय शैलियों का उदाहरण है ये नहीं कह सकते हैं। फतेहपुर सिकरी अकबर की राजधानी थी और जो उसने कि आगरा से स्थानांतरित किया था। इस स्थान पर सूफी महात्मा शेख सलीम चिश्ती भी रहता था। अकबर उसका बड़ा आदर करता था। फतेहपुर सिकरी में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। दिल्ली में अकबर ने अपने पिता हुमायूं के लिए एक मकबरा बनवाया। इसका निर्माण एक विस्तृत क्षेत्र में बनवाए गए बाग के बीच में किया गया था। संपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग एक विशाल फाटक से होकर के गुजरता था। मुगल शैली में एक फाटक तथा एक बाग प्रमुख विशेषता थी। मुगल शैली में एक फाटक और एक बाग, ये एक प्रमुख उसकी विशेषता थी। मैच करने के लिए पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। अगला है अकबर द्वारा प्रचारित दीन इलाही से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। दीन इलाही से संबंधित, ये सब धर्मों के सत्य पर आधारित था। इसमें सब धर्मों के सिद्धांतों का समावेश किया जाता था। दूसरा है कि अकबर के कुछ सहयोगियों ने दीन इलाही मानने से इनकार कर दिया। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? ये सब धर्मों के सत्य पर आधारित था, इसमें सब धर्मों के सिद्धांतों का समावेश किया जाता था। तो आपका जवाब होगा कि ये दोनों ही अकबर के द्वारा प्रचारित दीन इलाही से संबंधित है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के लिए एक नए धार्मिक मार्ग का सुझाव दिया। वो सब धर्मों के सामान्य सत्यों पर आधारित था और इसमें सब धर्मों के कुछ सिद्धांतों का समावेश कर दिया गया था। दीन इलाही का तात्पर्य था एक ईश्वर का धर्म। अकबर ने अपनी प्रजा में सूर्य, अग्नि और प्रकाश को आदर सम्मान देने की भावना का समावेश किया। अकबर के कुछ सहयोगी जिन्होंने दीन इलाही मानने से इनकार कर दिया, राजा मान सिंह उनमें प्रमुख था। ठीक है,
अकबर के कुछ सहयोगी जिन्होंने दीन इलाही मानने से इनकार कर दिया था, उसमें सर्वप्रमुख था राजा मान सिंह। अब अगला चैप्टर है पुरानी NCERT क्लास 7 का चैप्टर 8 वैभव विलास का युग। वैभव विलास के युग को हम लोगों ने पढ़ा है, तो आइए इसके क्वेश्चन ज़्यादातर डायरेक्ट वाले होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। तो आप सभी को मालूम है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। तुजुके जहांगीरी ये स्वयं लिखी थी उसने, जिसमें कि उसकी सुंदर फारसी शैली देखी जा सकती है। इस रचना में जहांगीर का व्यक्तित्व देखा जा सकता है। उसको चित्रकला का भी अच्छा ज्ञान था। उसके दरबार में अनेक श्रेष्ठ चित्रकार होते थे। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। तो जहांगीर ने 1611 में नूरजहां से विवाह किया था। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। नूरजहां राज्य प्रशासन में रुचि रखती थी। प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में जहांगीर उसकी राय लेता था और अंत में वो इतनी शक्तिशाली हो गई कि राज्य के सिक्कों में जहांगीर के नाम के साथ उसका नाम भी लिखा जाने लगा था 1611 में। ठीक है। जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुगलों से जीत लिया गया था। कौन सा क्षेत्र जीता गया था बताइए। कंधार जीता गया था। ठीक है, कंधार को जीता गया था। जहांगीर के समय अफगानिस्तान में कंधार के प्रांत को फारस के बंदरगाह ने जीत लिया था। कांगड़ा पंजाब की पहाड़ियों में स्थित एक क्षेत्र था जिससे जहांगीर ने अपनी सेना भेज करके विजित किया था कांगड़ा को। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था। इंग्लैंड के बादशाह ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा था। टॉमस रो ने जहांगीर से भेंट की। वो 3 साल तक आगरा में रहा। उसने मुगल दरबार के जीवन का सुंदर वर्णन किया है। तो बताइए कि इनमें से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया है शाहजहां की। अन्य वास्तुकला रचनाओं में ताजमहल जो कि आगरा में बनवाया है, लाल किला आगरा में ही बनवाया है, और ये सब इनके प्रमुख बनवाए गए मतलब वास्तुकला की रचना है। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था। शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठता था उसे तख्ते ताउस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां से संबंधित निम्न कथनों में से अब बताइए कि असत्य कौन है। अब जहाँ ये असत्य लिख देते हैं ना, चीज़ें वहीं से डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए आपको। इसने मध्य एशिया के बल्क और बख्शों को अपनी सेनाएं भेजी थी। कंधार थोड़े समय के लिए शाहजहां को पुनः प्राप्त हो गया। शाहजहां ने असम में कामरूप पर विजय प्राप्त की। शाहजहां के समय हुगली बंदरगाह पर डचों का अधिकार था। तो बताइए कि इनमें से असत्य कौन है। डचों का अधिकार नहीं था, असत्य है ऑप्शन डी, बाकी सारे ही सत्य हैं। हुगली बंदरगाह पर इस समय पुर्तगालियों का अधिकार था, न कि डचों का। शाहजहां का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। मुगल सेनाओं ने उनको हुगली से बाहर निकाल दिया। इस अभियान के दौरान उसकी सेनाएं उत्तर पूर्व की ओर बढ़ी और उन्होंने असम में कामरूप पर अधिकार कर लिया। शाहजहां ने थोड़े समय के लिए ईरान के बादशाह से कंधार को पुनः जीत लिया। हालांकि जल्द ही वो उसके हाथ से निकल गया। उसने 3 बार उस नगर पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, पर प्रत्येक बार वो असफल रहा था। ठीक है। शाहजहां ने इनमें से किसे अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसके नाम मैच करते हैं शाहजहां से, तो इसे याद करना बहुत इजी है। शाहजहां ने शाहजहानाबाद को बसाया था। इसी नगर को उसने अपनी राजधानी बनाई। आज ये दिल्ली का एक प्रमुख भाग है। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। कथन है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। इसका कारण दे रहा है। तो बताइए कि कथन और कारण क्या उसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो आपका जवाब होगा कि नहीं, कथन तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण तो दूर, कारण गलत है पूरा। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। औरंगजेब उत्तराधिकारी
युद्ध में अपने सभी भाइयों को सफलतापूर्वक पराजित करके राज सिंहासन पर बैठा था और कारण गलत दिया है। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्ष शासन किया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। अब बताइए कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है। मराठों के उत्कर्ष का कौन सा कारण इसमें सही नहीं है? भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति, राजनीतिक जागृति या फिर उपर्युक्त सभी? कौन सा कारण सही नहीं है? सभी कारण सही हैं। भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति, राजनीतिक जागृति, सारे ही सही हैं। मराठे जो थे वो शुरुआत में दक्षिण राज्यों के अधीन सरदार थे। मुगल और दक्षिण राज्यों की राजनीति कमजोर देख करके मराठों ने सैनिक शक्ति बढ़ा करके दक्षिण राज्यों पर विद्रोह करके अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना आरंभ कर दिया। पूना और कोंकण के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है जो कि उन्हें भौगोलिक सुरक्षा प्रदान करता था। इसी क्षेत्र में मराठे शक्तिशाली थे। मराठे छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में बड़े कुशल थे। शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार था। कौन? शिवाजी, जिसके नेतृत्व में मराठों ने खूब उन्नति की। वो कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? वो कौन था? वो था अफजल खां। कौन था? अफजल खां था। शिवाजी के पिता बीजापुर के शासक थे। शासक नहीं थे, शासक के अधीन उसका सेना का अधिकारी था। शिवाजी ने बीजापुर से अपने को स्वतंत्र बनाने की कोशिश की। तभी बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को उनके विरुद्ध युद्ध करने को भेज दिया, लेकिन शिवाजी ने उसका वध कर दिया। उसने अपने को मराठा राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और 1674 में वो राज सिंहासन पर बैठा। 1680 में अपनी मृत्यु के पूर्व के 6 वर्षों में वो शक्तिशाली मराठा राज्य स्थापित करने में सफल हुए थे। किस मुगल सेनापति के साथ में शिवाजी ने संधि किया था? बताइए। मुगल प्रशासन में किस मुगल सेनापति के साथ में शिवाजी ने संधि की थी? जय सिंह के साथ में। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देख करके अपने विश्वसनीय राजा जय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। जय सिंह को मराठों की शक्ति का अनुमान था, तो इसलिए उसने युद्ध की बजाय मराठों और मुगलों के बीच एक संधि कराई, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्र स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। चौथ और सरदेशमुखी मराठा राज्य के बाहर लगान वसूली के 2 साधन थे। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? दोनों ही बिल्कुल सही हैं। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में राजा को सहायता और मंत्रणा देने के लिए 8 मंत्रियों की एक समिति थी, जो कि अष्टप्रधान कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अष्टप्रधान कहलाती थी। मराठा राज्य में आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। मराठों ने लगान वसूली की एक ऐसी प्रणाली अपनाई जिसमें बहुत सा धन प्राप्त होता था। एक मोटा अनुमान है कि राज्य को उपज का 2/5 दोष का 5वां भाग लेने का अधिकार था। इस नियम से लगान उन किसानों से वसूल किया जाता था जो कि मराठा राज्य में रहते थे, और मराठा राज्य के बाहर मुगल साम्राज्य या दक्षिण के राज्यों से 2 प्रकार के कर वसूल करती थी। मराठा राज्य के बाहर मुगल साम्राज्य या दक्षिण के राज्य से 2 प्रकार के कर वसूले जाते थे। ठीक है। एक कर चौथ कहलाता था। ये उस कर का 1/4 भाग था जो किसान दक्षिण के राज्यों को या मुगल साम्राज्य को देते थे। ये एक अतिरिक्त कर था जिसको वसूल करके मराठे ये विश्वास दिला देते थे कि वो उस क्षेत्र में अब लूटमार नहीं करेंगे और ना ही आक्रमण करेंगे। दूसरा कर सरदेशमुखी था, जो कि उपर्युक्त जो ये कर आप देख रहे हैं उस कर के अतिरिक्त 10वां भाग होता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? औरंगजेब ने किसकी मृत्यु की? गुरु तेग बहादुर की। औरंगजेब के काल में 1675 में सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी का हुक्म दिया गया था।
निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या की थी? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का सैनिकों के रूप में संगठन आरंभ किया और उनको मुगल सेनाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार किया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा दल का गठन किया। गुरु गोविंद सिंह की सेना में अफगानिस्तान के सैनिक भी भर्ती किए गए थे। सिखों को 18वीं शताब्दी में खूब सफलता मिली थी। किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? उपनिषदों का फारसी में दारा शिकोह ने अनुवाद किया था। शहजादे दारा शिकोह ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था और इस प्रकार यूरोप के दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन का प्रथम बार अध्ययन किया। दारा शिकोह धर्म और दर्शन पर भी लिखता था। सूफी और वेदांत दर्शन पर उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना वो है जिसमें उसने दोनों दर्शनों की समानता दिखलाई थी। अगला, 17वीं शताब्दी में भारत की व्यापार स्थिति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असंगत है वो बताइए। पहले असंगत बताने के लिए आपको सारे कथन पढ़ने होंगे और फिर उसमें आप डिसाइड करेंगे कौन सा असंगत है। इस समय फारस, चीन, पूर्व अफ्रीका, रूस और पश्चिमी यूरोप से भारत का व्यापार होता था। व्यापार विशेष रूप से हिंदू व्यापारियों के साथ में था। इस समय भारत में दिल्ली, आगरा, बनारस, सूरत और मछलीपट्टनम व्यापार के बड़े केंद्र थे। अभी तक अंग्रेजों का भारतीय व्यापार से कोई भी संबंध नहीं था। तो असंगत बतानी थी, तो कोई भी संबंध नहीं था, ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारे ही सही हैं। इस समय अंग्रेजों की भारतीय व्यापार में अधिकाधिक रुचि बढ़ती जा रही थी। पुर्तगाल और इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों से जहाज आते थे, ठीक है, जहाज आते थे और भारत से सामान ले जाते थे। अंग्रेज व्यापारियों ने अपनी एक व्यापार कंपनी बना ली थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी। उन्होंने अपनी पहली कोठी, अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेज सहित यूरोप के व्यापारियों की भारतीय वस्त्र उद्योग में विशेष रुचि थी और वो बंगाल से ढाके की मलमल, बनारस के रेशमी वस्त्र, पंजाबी समुद्र तट से सूरत और अहमदाबाद तथा मदुरई के सूती वस्त्र ले जाते थे। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड करिएगा, अगल बगल बहुत सारे आवाज़ आते रहते थे, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करनी है कि चीज़ें क्या हो रही है, क्योंकि मेन फोकस मतलब होता है ना लक्ष्य पे, बस आप ध्यान साधे रहिए तभी आप लक्ष्य को पा सकते हैं, ठीक है। तो विदेशी व्यापारियों के मन में मालाबार की काली मिर्च की बहुत अधिक लालसा रहती थी, काली मिर्च की। अगला, निम्न में से कौन सा जहांगीरी चित्रकार थे? बिशनदास थे, मुराद थे, मंसूर थे और behzad थे। कौन थे? तो आपका जवाब होगा कि ये चारों थे। मुगल बादशाहों में जहांगीर को चित्रकला का सबसे अधिक शौक था। बिशनदास, मुराद, मंसूर और behzad जैसे उस काल के श्रेष्ठ कलाकारों को उसके दरबार में श्रेष्ठ संरक्षण मिला। औरंगजेब ने राज्य में चित्रकला और संगीत का विरोध किया। चित्रकला की दूसरी शैली का विकास दक्षिण के बीजापुर राज्य के संरक्षण में हुआ। यहाँ पे 18वीं शताब्दी के सुंदरतम चित्रों की रचना की गई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि शाहजहां के काल में वास्तुकला का पर्याप्त विकास हुआ था। औरंगजेब के काल में मुगल वास्तुकला की अवनति आरंभ हो गई थी। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? दोनों सही है। शाहजहां ने बड़ी सुंदर इमारतों का निर्माण कराया था। उसके शासनकाल को विशेष रूप से इसके लिए ही स्मरण किया जाता है। शाहजहां कालीन इमारतों में भारतीय और विदेशी वास्तुकला के विभिन्न तत्वों का समन्वय किया गया है। इनमें अनेक आकार के गुंबद, सजी हुई मेहराबें, ऊंची मीनारें, झरोखे, चौड़े झुके हुए छज्जे, छोटे दर्शक मंडप और सजावट के अन्य उपकरण आते हैं जो कि भारतीय वास्तुकला में सामान्यतः पाए जाते हैं। दूसरे, इन इमारतों के विभिन्न अंगों के अनुपात में बड़ा संतुलन रखा गया है। शाहजहां के द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल अपनी विशेषता के कारण विश्व प्रसिद्ध है।
औरंगजेब के काल में मुगल वास्तुकला की अवनति हुई। इस काल की इमारतें प्रायः पहले की बनी इमारतों की नकल होती थी। पहले की जो इमारतें बनी होती थी उसी का एक स्वरूप बनाया जाता था, उसी के मतलब कहते हैं चीटिंग करके बनाना घर, वही चीज़ हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। कि जैसा तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि पहले सारे कथन पढ़ लीजिए फटाफट से। संगीत की हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय शैली मुगल काल में खूब लोकप्रिय हुई। ख्याल और ठुमरी संगीत शैली मुगल दरबार में विकसित हुई। क्या लगता है आपको इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए? इस समय कर्नाटक संगीत की शैली प्रायद्वीप और दक्षिण भारत में अधिक प्रसिद्ध हुई थी। 18वीं शताब्दी तक दिल्ली और लखनऊ उर्दू काव्य के प्रमुख केंद्र नहीं रहे थे। तो आपको बतानी है कौन सा असत्य है, तो डी वाला असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। 18वीं शताब्दी में दिल्ली और लखनऊ उर्दू काव्य के प्रमुख केंद्र थे, ना कि नहीं। 17वीं शताब्दी में संगीत काल का पर्याप्त विकास हुआ। ख्याल और ठुमरी जैसी संगीत की नवीन शैलियों जिनका विकास मुगल दरबार में हुआ था, नए केंद्रों में भी लोकप्रिय हो गई थी। अन्य शैलियों जैसे ध्रुपद को भी संरक्षण प्रदान किया गया। अगला बताइए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सूरदास सूरसागर की रचना किए हैं। रसखान कृष्णलीला की रचना की है, नहीं। बिहारी सतसई की रचना की है। जो मैच नहीं करता है वो है दूसरा। रसखान की कृष्णलीला नहीं है बल्कि प्रेम वाटिका के नाम से रचनाएं प्रसिद्ध है। सूरदास आगरा के नेत्र विहीन कवि थे, जिनकी रचना सूरसागर काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहारी के लिखित सतसई भी लोकप्रिय हुई थी। आइए अब आते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर पे, मध्यकालीन क्लास 7 की पुरानी एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य का किस तरीके से पतन हुआ है ये हमने पढ़ा है और उसी के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? मुगल सत्ता बहादुर शाह प्रथम ने संभाला था। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके 3 पुत्रों में से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। तीनों पुत्रों में, इन तीनों में जो विजय हुआ उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की और 1707 में शासन प्रारंभ किया। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, मराठा और अफगानों के बीच में हुआ। विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह ईरान का बादशाह था। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है? तो आप कहेंगे कि दोनों ही बिल्कुल सही है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अफगानों और मराठों के बीच में, जिसमें कि अफगानों में अब्दुल शाह था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली एक अफ़गानी था। उसने नादिर शाह के चरण चिन्हों का अनुसरण किया। उसने पंजाब को जीत करके अफ़गानिस्तान के राज्य में मिला लिया था। नादिर शाह ईरान का बादशाह था। उसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली नगर को तहस नहस कर दिया। नादिर शाह लौटते समय शाहजहां का तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी ईरान ले गया। यूरोपीय व्यापारियों को उत्तरावर्ती मुगल साम्राज्य में अपने क्षेत्र विस्तार में मिली सफलता के कारणों से संबंधित था। सफलता के कारणों में कौन संबंधित था? पहला है कि इस समय भारत में कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। यूरोपीय समुद्री लड़ाई में मुगल सेना से बेहतर था। तो क्या बताइए कि यूरोपीय व्यापारियों को उत्तरावर्ती मुगल साम्राज्य में अपने क्षेत्र विस्तार में जो सफलता मिली थी उसके कारण से इनमें से कौन कौन से संबंधित है? तो आप कहेंगे कि दोनों ही संबंधित हैं। उत्तर मुगल काल में यूरोपीय व्यापारियों को अपने क्षेत्र विस्तार में अधिक सफलता मिली थी। इस समय इनको 2 विशेष सुविधाएं प्राप्त हुई। एक तो मुगल साम्राज्य के स्थान पर मराठों का राज्य और हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे बहुत से नए राज्य बन गए थे। यूरोप के लोगों के लिए अकबर और औरंगजेब के समय मुगल राज्य की संगठित शक्ति का सामना करने की अपेक्षा इन राज्यों से युद्ध करना अधिक सरल था। दूसरा था कि यूरोपीय व्यापारी समुद्र मार्ग से आए थे और वे सभी समुद्री लड़ाई में बड़े कुशल थे। इसलिए जब यूरोप के निवासी भारत के समुद्र तट के नगरों पर अधिकार करने लगे तो न उन्हें मुगल रोक सके और न ही उन्हें अन्य राज्य रोक सका। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकाल में सर्वप्रथम
भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में भारत से व्यापार करने वाले थे आपके पुर्तगाली। यूरोप निवासियों में भारत में सबसे पहले उपनिवेश बनाने वाले पुर्तगाली थे। ये व्यापारी भारत के पश्चिमी तट से रुई और नील, दक्षिण में मालाबार से काले मिर्च और मसाले, मद्रास से रुई और चीनी और बंगाल से रेशम और शोरा का निर्यात करते थे। ठीक है। यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत भेजी। हॉलैंड की कंपनी ने जावा और सुमात्रा पर अपने केंद्र स्थापित किए। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड हॉलैंड की कंपनी का नाम था। तो आप कहेंगे इसमें कौन कौन सा सही है? तीनों ही सही हैं बिल्कुल। यूरोप के एक बड़े राज्य डेनमार्क ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत भेजी। उन्होंने पूर्वी समुद्र तट पर मद्रास के दक्षिण में ट्रैंकियाबार में एक फैक्ट्री बनाई, लेकिन इस कंपनी को अधिक सफलता नहीं मिली। हॉलैंड से भी एक कंपनी भारत से व्यापार करने के लिए आई। इसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स था। ठीक है। हॉलैंड के लोग एशिया में उन क्षेत्रों की खोज करते हुए आए थे जिनमें बहुत अधिक मसाले उत्पन्न होते थे। जावा और सुमात्रा में उन्होंने केंद्र बनाया। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था? बम्बई प्राप्त किया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली राजकुमारी का इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ में विवाह होने पर अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ। बाद में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। अंग्रेज़ों ने व्यापार के लिए 1600 ईस्वी में एक व्यापारी कंपनी स्थापित की। अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम, सूरत, मछलीपट्टनम, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम सेंट जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट विलियम कोलकाता में अपनी फैक्ट्रियां बनवाई। व्यापार और जहाजरानी की दृष्टि से इन सभी स्थानों की स्थिति बहुत अच्छी थी। भारत में व्यापार करने वाली 2 अंग्रेजी कंपनियां थीं। 1703 में ये दोनों कंपनियां मिलकर के एक हो गई और उसका नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ नाम रखा गया। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट है पौंडीचेरी में इनमें से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? फ्रांस का। 1664 में फ्रांस के लोगों ने भी भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। मद्रास के दक्षिण में फ्रांसीसी एक स्थान पर बस गए जो कि पौंडीचेरी कहलाया। ये लगभग वही स्थान था जो कि ईसा की पहली शताब्दी में प्राचीन रोमन व्यापार का केंद्र अरिकमेदु था। अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा फ्रांसीसी अंग्रेजों की अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमज़ोर थे। इस समय बुंदेलखंड, रुहेलखंड आदि लगातार विद्रोह कर रहे थे। उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासितापूर्ण जीवन है। तो बताइए इनमें से सही कौन है? तो आप कहेंगे कि ये तीनों ही अगर सही पूछा जा रहा है तो ये तीनों ही बिल्कुल सत्य हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमज़ोर शासक थे। वे साम्राज्य का पतन रोक नहीं पाए। इस समय मुगल बादशाहों के विरुद्ध विभिन्न विद्रोह होते रहे थे, जिनमें कि बुंदेलखंड सिख बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख और रुहेलखंड के अफगानों के विद्रोह निर्णायक थे। मराठे भी ब्राह्मण मंत्री पेशवाओं की नई शासन व्यवस्था में संगठित हो रहे थे। इस समय हैदराबाद, बंगाल और अवध के महत्वपूर्ण प्रांतों के सूबेदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासितापूर्ण जीवन पतन का एक अन्य पक्ष था। विलासितापूर्ण जीवन से व्यापार की आमदनी और भूमि की लगान से प्राप्त बहुत सा धन व्यय हो जाता था। अन्य पतन के कारणों में नौसेना का अभाव,
नवीन विज्ञान के विकास से उदासीनता, तोपखाने का परंपरागत होना आदि प्रमुख था। तो ये आपके थे क्लास 7 की पुरानी एनसीईआरटी, जिसमें कि हम लोगों ने मध्यकालीन के चैप्टर्स को कवर किए। इसके बाद हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। क्लास 8 में हम लोग हमारे अतीत का तीसरा भाग पहला और दूसरा हो चुका है, जिसमें कि हम लोग अब तीसरे भाग को क्लास 8 में कवर किया गया है, जिसे कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।